तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी पंच यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम एमपीजीके का पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम एमसीक्यू करेंगे, 25 क्वेश्चन करेंगे एमपीजीके के, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन जब भी पहुँचेगा आपके पास, तो आप सबसे पहले रेड बटन की को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन आज, बाबा अली स्टेडियम कहाँ पर है। बाबा अली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो ये भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ पर है। तो भोपाल देखें, हम यदि मैप में देखें तो भोपाल मध्य आता है, मतलब मध्य में आता है। मध्य प्रदेश के मध्य में भोपाल संभाग आता है और भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन से। भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर, ये 5 जिले आते हैं। भोपाल को अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक तो भोपाल को झीलों व पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, या 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर, उसे भोपाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए। 5 संभाग होते हैं भोपाल में है। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, जो मैंने नाम बताया आपको, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा। ये तो 5 तो इसके जिले हो गए। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। भोपाल बाबा अली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। भोपाल में। और इसे 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर भी कहते हैं भोपाल को। झीलों व पहाड़ियों का नगर या शहर भी भोपाल को कहते हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, क्या है। वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वो कौन सा है। वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में है, जो कि मोहतपुर गांव चर्चा में रहता है। मतलब मध्य प्रदेश का मोहतपुर गांव जो नरसिंहपुर ज़िले में आता है, वो किस कार्य से, किस चीज़ के लिए वो ज़्यादा फेमस है, वो चर्चा में रहता है। तो इस गांव के सभी व्यक्ति संस्कृत में बात करते हैं। मतलब जो मध्य प्रदेश है उसमें जो नरसिंहपुर ज़िला है उसमें मोहतपुर गांव है, वहाँ के सभी लोग व्यक्ति संस्कृत में बात करते हैं। मतलब वहाँ के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। अभी नरसिंहपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है नरसिंहपुर जिला। और ये नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और जबलपुर संभाग है ना। और जबलपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, है ना। कौन कौन से। तो छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, मंडला, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर। ठीक है, और डिंडोरी, ये 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। मैं एक बार और नाम बोल रहा हूँ। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, कटनी, डिंडोरी, मंडला और जबलपुर और नरसिंहपुर। ठीक है, ये इतने जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं, 8 जिले। ठीक है, कौन सा संभाग के अंतर्गत। जबलपुर संभाग के अंतर्गत। और जबलपुर संभाग के अंतर्गत नरसिंहपुर जिला भी आता है, जो मैंने अभी नाम लिया है उसके बीच में। और नरसिंहपुर जिला में गांव कौन सा है। मोहतपुर। ठीक है, मोहतपुर गांव ये चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ के सभी लोग संस्कृत में बात करते हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए। ठीक है, आपको यदि समझने में दिक्कत आ रही हो तो सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देखें इसी प्लेलिस्ट में जाकर, जहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश का मैप याद करा है, वो भी ट्रिक के साथ। आपको लोकेशन भी याद रहेगी, उससे संभाग का नाम भी याद रहेगा, संभाग में कितने ज़िले हैं वो भी याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो ट्रिक वाला वीडियो देख लें, तो जिससे आपको मध्य प्रदेश का मैप याद हो जाए। और एक बार आपको मध्य प्रदेश का मैप याद हो जाएगा तो आप भी ऐसे ही ऑर्डर वाइज फ्लुएंटली लाइन वाइज सारे क्वेश्चन समझने लगेंगे और आपके दिमाग में पूरी लोकेशन सहित समझ आने लगेगा कि हम किस जगह की और कौन से संभाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो पहला वीडियो देख लें यदि आपको किसी प्रकार की समझने में परेशानी आ रही है तो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम है। तो बांधवगढ़ वाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम है। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। बांधवगढ़। ठीक है, तो ये
याद रखना है आपको, बांधवगढ़। 5वां, ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना किस रचनाकार की, मतलब ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसी ने लिखा है, रचना की इसकी, ये किस रचनाकार की, तो हरिशंकर परसाई ने, ये लेखक है जिन्होंने ठिठुरता हुआ गणतंत्र नामक की रचना की, मतलब उन्होंने इस नाम से कुछ लेख लिखा है, उसका नाम है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो किसने लिखा है, हरिशंकर परसाई ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेखक के ऊपर से। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। ये आंसर क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा है आपसे। सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो वो है राजमार्ग क्रमांक 3, नेशनल हाईवे 3। ठीक है, तो याद रखना है और आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ ये कहाँ से कहाँ तक है, ये राजमार्ग कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक ख़त्म होता है और इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और ये सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताना आपको कि कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये बाईजाबाई ने उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर गोपाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उज्जैन की बात है तो उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है, सबसे पहले तो यहाँ शिप्रा नदी के तट पर बसा है। उज्जैन में जो अपने भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो एक ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में पाया जाता है शिप्रा नदी के तट पर, उसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ठीक है, और दूसरा ज्योतिर्लिंग पाया जाता है ओमकारेश्वर में, जो कि नर्मदा नदी के तट पर है, बसा हुआ है। ठीक है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो उज्जैन में है। ठीक है, उज्जैन में कितने जिले हैं, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 7 जिले आते हैं। कौन कौन से, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, ये 7 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनवाया गया है, क्रिस्टल आईटी पार्क मध्य प्रदेश के शहर में, तो इंदौर शहर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो याद रखना है कहाँ पर बनवाया गया है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनवाया गया है। ठीक है, अब इंदौर की बात आई तो इंदौर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। कौन कौन से, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, ये 7 जिले इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और इंदौर के महू से ही चंबल नदी का उद्गम स्थल है, महू नामक स्थान से चंबल नदी का उद्गम स्थल है इंदौर के हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको इससे याद होना चाहिए। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो ये नीमच में स्थित है। एल्कोहल मतलब शराब की फैक्ट्री नीमच में स्थित है। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको। नीमच की बात है, ये नीमच किस संभाग के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है, मैंने अभी आपको बताया था उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। 7 जिले में एक मंदसौर के जस्ट आगे देखें हम मैप में, तो नीमच संभाग भी नीमच जिला भी आता है, नीमच जिला, और इसे एल्कोलाइट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, नीमच जिले को। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये फासिल राष्ट्रीय उद्यान। पादप एवं जीवाश्म जो खाद्यान्न बनाते हैं ना, मतलब उसके लिए, तो ये फासिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ है, तो ये नेपानगर में। और नेपानगर किस शहर के पास आता है, किस जिले में आता है मतलब, तो ये बुरहानपुर। ठीक है, ये नाम ऊपर लिख रहा हूँ, बुरहानपुर। ठीक है, तो बुरहानपुर जिले में नेपानगर आता है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना है। कहाँ पर, नेपानगर में, जो कि बुरहानपुर जिले में आता है। ठीक है, बुरहानपुर जिले में आता है, और बुरहानपुर जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉरी शहडोल नहीं, इंदौर संभाग के अंतर्गत, बड़वानी बुरहानपुर, तो बुरहानपुर इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है।
और वहाँ पर कौन सा शहर है, नेपानगर। नेपानगर में मध्य प्रदेश में न्यूज़ प्रिंट का कारखाना नेपानगर में है, ठीक है, याद रखना है। और नेपानगर बुरहानपुर में आता है, बुरहानपुर जिले में, बुरहानपुर जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में चूने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है कटनी। कटनी को चूने की खदानों के नाम से भी जाना जाता है, मतलब चूने की खदान मतलब चूना बहुत ज़्यादा मिलता है कटनी जिले में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चूने की खदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा महिष्मत ने नर्मदा के किनारे महिष्मती या महेश जो कि महेश्वर में स्थित है मध्य प्रदेश के, की स्थापना की। वे किस वंश के थे, ठीक है। महिष्मती, राजा महिष्मत ने नर्मदा किनारे महेश्वर की स्थापना की। वे किस वंश के थे। महेश्वर एक स्थान है जो कि बहुत ही अच्छा स्थान है, घूमने जाते हैं वहाँ पे, मतलब घाट भी वहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे घाट बना हुआ है। तो ये इसकी स्थापना किसने की थी, कौन से वंश के राजा ने, तो हे वंश के राजा ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है महेश्वर से, और उसके जस्ट आगे महेश्वर से थोड़ा सा आगे हम जाए तो महेश्वर में ही एक नर्मदा नदी पर जलप्रपात बनता है जिसका नाम है सहस्त्र जलप्रपात। सहस्त्र जलप्रपात जो कि 8 मीटर ऊंचा है, जो कि नर्मदा नदी पर बनता है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, महेश्वर से, ठीक है। और महेश्वर की स्थापना किसने की थी, कौन से वंश के राजा ने की थी, तो ये है वंश के राजा ने। तो इतनी जानकारी आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन से। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ, तो 1905 में विद्युत का प्रारंभ हुआ मध्य प्रदेश में 1905 में। विद्युत बिजली, ठीक है, बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में 1905 में हुआ। तो ये जानकारी आपको याद होना चाहिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो ये सीधी जिले में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, सीधी जिले में, सीधे, ठीक है, सीधी जिला। और सीधी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। रीवा संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये 4 जिले रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, ठीक है। और सीधी जिले में क्या है, गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, वो सीधी जिले में आता है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको इससे याद होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया था। अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया था। अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया था, तो वो 15 मई 2008 को, मतलब ये 15 मई 2008 को अलीराजपुर जिला बना था, ठीक है। अलीराजपुर जिला, अब ये अलीराजपुर जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है इंदौर संभाग के अंतर्गत। मैंने आपको पहले भी बताया है, इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं जिसमें एक अलीराजपुर आता है। और अलीराजपुर ये कब अस्तित्व में आया था, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, कुल मिलाकर तो देखें तो 15 मई 2008 को अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया था, मतलब इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, मतलब ये बनकर जिला निर्माण हो गया था, मतलब जिले के नाम से जाना जाने लगा था ये 15 मई 2008 को, ठीक है। इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है ये, और इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं। और ये अलीराजपुर ही मध्य प्रदेश के मैप में देखें तो हम पश्चिमी जिला है, मतलब सबसे पश्चिम में अलीराजपुर जिला ही आता है मध्य प्रदेश के मैप में देखें तो हम, ठीक है। चंबल संभाग का मुख्यालय, 17वां क्वेश्चन, चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ग्वालियर में। एक ऐसा संभाग है अपने मध्य प्रदेश में जिस सिर्फ उसी का ही मुख्यालय दूसरे ज़िले में आता है या दूसरी जगह आता है। वरना हम देखें उज्जैन का मुख्यालय है तो उज्जैन ही है, भोपाल का मुख्यालय भोपाल में ही है जैसे, और ये अपना सागर या जबलपुर संभाग है तो जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर में ही। लेकिन ये चंबल संभाग ऐसा है जिसका मुख्यालय ग्वालियर में आता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है, ग्वालियर में मुख्यालय है किसका, चंबल संभाग का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। और बाकी के जो भी संभाग है उसी में ही उनका मुख्यालय है, लेकिन चंबल संभाग ऐसा है जिसका मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौर का मकबरा किस जगह स्थित है, तो ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में मोहम्मद गौर का
मकबरा स्थित है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत मैंने बताया आपको पहले भी कितने ज़िले आते, 8 ज़िले आते। वो आपको ऑर्डर वाइज याद होना चाहिए। अब भी नहीं याद हुए तो सबसे पहले आप मेरा पहला वीडियो देखें, उसको एक बार बना के देखना, एक बार नहीं आता तो 2 बार बना के देखना, अपने आप याद होने लगेगा आपको। उसमें मैंने ट्रिक भी बताई है, जिला और लोकेशन भी याद रहेगी उससे कि संभाग कौन सा संभाग मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ पर आता है और उसके ज़िले कहाँ पर आते हैं। तो उससे आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको संभाग भी याद रहेगा, जिला भी याद रहेगा, प्लस उसकी लोकेशन भी याद रहेगी। ठीक है, तो ये आप पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरा मैप याद करने के लिए। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, रबी की फसल में सबसे अधिक क्षेत्र किस फसल का है? तो वो गेहूं का। रबी की फसल में गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा बोई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 20वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है? मतलब विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रख दिया गया है। तो वो है सागर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय रख दिया गया है मध्य प्रदेश में। इतनी जानकारी इससे याद रखना है आपको। ठीक है, सागर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन करके डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया है, मतलब रख दिया है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल रियासत को भारत संघ में कब शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 1949 में भोपाल रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट याद रखना है 1949 में। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं, बंदर कूदनी कहाँ स्थित है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्योंकि बंदर कूदनी एक स्थान है जो कि नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है उसी नर्मदा नदी के तट पर देखें तो बंदर कूदनी आती है। बंदर कूदनी कहाँ पर स्थित है? भेड़ाघाट पर। ठीक है, और भेड़ाघाट नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी की बात आई तो नर्मदा नदी कहाँ से, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अनूपपुर जिले में मतलब एक स्थान है, उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक। ठीक है, अनूपपुर जिले में एक अमरकंटक नामक स्थान है, वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है अनूपपुर जिले के अमरकंटक स्थान से। और अनूपपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अनूपपुर जो कि अमरकंटक है, अमरकंटक से नदी का उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी का अमरकंटक स्थान से 8 किलोमीटर आगे जाने पर कपिलधारा आती है। कपिलधारा वो क्या बोले, वाटरफॉल, मतलब जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात आती है 8 किलोमीटर आगे जाने पर। ठीक है, उसके 1 किलोमीटर आगे जाने पर दुग्धधारा आती है, ये भी जलप्रपात है, वाटरफॉल है नर्मदा नदी पर। और जबलपुर पूछते ही 15 मीटर ऊंचा वहाँ पर धुआंधार, जो कि मैंने पहले पढ़ा है आपको बहुत बार, धुआंधार जलप्रपात होता है जो कि जबलपुर के भेड़ाघाट स्थान पर बनता है। ठीक है, और भेड़ाघाट स्थान पर ही ये बंदर कूदनी स्थित है। बंदर कूदनी भेड़ाघाट स्थान पर स्थित है जो कि नर्मदा नदी पर बसा हुआ है भेड़ाघाट। ठीक है, तो नर्मदा नदी से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अमरकंटक स्थान से उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का, जो कि अनूपपुर जिले में आता है, और अनूपपुर जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, ये 3 जिले से शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है इससे कि नर्मदा नदी पर कितने जलप्रपात बनते हैं? तो है कपिलधारा, दुग्धधारा, है ना, और मानदार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, और महेश्वर में बनता है एक सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो ये याद रखना आपको। सहस्त्रधारा जलप्रपात के इसके बारे में मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया, जो कि 8 मीटर ऊंचा है और महेश्वर में बनता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको मतलब कुल मिलाकर नर्मदा नदी के सारे जलप्रपात कहाँ कहाँ से निकलती है, कौन से ज़िले से निकलती है, सब कुछ जानकारी आपको याद होना चाहिए। अब भी आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही तो सबसे पहला मेरा पहला वीडियो जाकर देखिए, जिसमें मैंने आपको मैप याद कराया उसके ट्रिक के साथ। उसमें आपको एक बार जब जिले का नाम और संभाग का नाम याद हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी याद करने में। ठीक है, तो याद रखना है बंदूक कूदनी स्थान कहाँ पर स्थित है? भेड़ाघाट में, और भेड़ाघाट नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, और नर्मदा नदी अमरकंटक स्थान से उद्गम स्थल है, मतलब वहाँ से निकलती है, जो कि अनूपपुर जिले में है, और अनूपपुर जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 23वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था?
तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता ही बनता है। तो 1 नवंबर सन 2000 में, 1 नवंबर 2000 में मतलब सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया था। और 1 नवंबर मतलब सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया और केवल मध्य प्रदेश अकेला रह गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, ठीक है। तो जब सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश का हम नंबर देखें तो ये प्रथम नंबर पर आता था जनसंख्या की दृष्टि से। मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर आता था सन 2000 से पहले। लेकिन जब 1 नवंबर सन 2000 के बाद, 1 नवंबर सन 2000 के बाद जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नामक जिला, मतलब छत्तीसगढ़ नामक वो राज्य बन गया, छत्तीसगढ़ जिला या राज्य अलग कर दिया अब, क्योंकि राज्य बन गया है वो, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ नामक जिला अलग कर दिया है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आ गया और पहले नंबर पर राजस्थान आ गया, ठीक है। याद रखना है, छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का 33% हिस्सा था, 30 या 33, कई की जगह 30 मिलता है हमें, कई की जगह 33, तो ये इतना परसेंट हिस्सा मध्य प्रदेश से अलग कर दिया 1 नवंबर सन 2000 को। और इसी दिन को फिर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस माना जाता है, 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी क्या है, 1 नवंबर सन 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और विभाजन दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर सन 2000 को। और स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का, और विभाजन दिवस 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। इतनी जानकारी आपको लाइन वाइज याद होना चाहिए। आप मेरी बात को सुनकर नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको ऑर्डर वाइज भी बात दिमाग में बैठती जाए और याद होती जाए, ठीक है। तो नोट कर लिया करो आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर थे हम। 24वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। नर्मदा, ताप्ती और बहुत सारी नदियाँ, चंबल नदी, ये आदि बड़ी बड़ी नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, ठीक है। तो ऑप्शन में कभी 2-4 नदी का नाम दे दो और उसमें कृष्णा नदी हो तो ये टिक लगा कर आना है, पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या है, नहीं बहती है पूछा उन्होंने, तो मतलब कृष्णा नदी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ पर है। तो वो होशंगाबाद में महिला जेल है, एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में है, होशंगाबाद जिले में। अब होशंगाबाद किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं, हरदा, होशंगाबाद और बैतूल, ये 3 जिले नर्मदा संभाग के अंतर्गत आते हैं। और नर्मदा संभाग में ही होशंगाबाद जिला है, जहाँ पर क्या है, एकमात्र महिला जेल है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी अपने रिलेटिव इस फील्ड से जुड़े हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। लाइक कर दिया करो आप वीडियो को, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, और शेयर भी करा करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं, क्योंकि मैं हर वीडियो, जो भी वीडियो बनाऊँगा वो आपके पास सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन उसका पहुंचेगा, यदि आप उसको सब्सक्राइब कर लेगा तो। वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक कर दें वीडियो अच्छा लगा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।